तो बच्चों अपना ये चल रहा था। अब इसके बाद में बच्चों विस्तृत कृषि के बाद में एक और कृषि आती है, उद्यान कृषि। उद्यान कृषि आती है, इसमें दिया नहीं है नोट्सों में। तो उद्यान कृषि क्या होती है बच्चों कि इसके उद्यान लगाए जाते हैं और व्यापारी दृष्टि से उद्यान लगाए जाते हैं। व्यापार करने के व्यापारी कृषि में उद्यान कृषि एक ऐसी सघन कृषि है इसमें बहुत उच्च स्तर पर विशेषीकरण होता है। और इसमें जो उद्यान कृषि है इसके 6 भाग है बच्चों। तो उद्यान कृषि में 6 उपभेद होते हैं: बाजार के समीप सब्जी उत्पादन, ट्रक कृषि, ग्रीन हाउस फार्मिंग कृषि, पुष्प कृषि और पादप नर्सरी कृषि और व्यापारिक फल उद्यान कृषि। तो हम देखेंगे इसमें ट्रक कृषि, ग्रीन हाउस, तो बाजार के समीप सब्जी उत्पादन। तो देखें बच्चों, जहाँ पर सिटी है वहाँ पर सिटी पे है, सिटियाँ जहाँ पर हैं तो वहाँ पर जहाँ बाजार है वहाँ पर उसके सिटी के पास में कृषि की जाती है। तो ये उद्यान कृषि का ही एक भाग है। नेक्स्ट है बच्चों ट्रक कृषि। ट्रक कृषि का मतलब होता है बच्चों प्रसिद्ध ट्रक होते हैं, यानी कि पूरी तरह से ये सबसे पहले जो ट्रक कृषि की शुरुआत अमेरिका में कैलिफोर्निया में हुई थी बच्चों। तो क्या होता है कि ट्रक कृषि में वो जो है बाहर से जहाँ पर सब्जी की मांग अधिक है, फल उद्यान की मांग अधिक है, फल फ्रूट की मांग अधिक है, तो क्योंकि एक जगह सारी जलवायु नहीं पाई जाती, तो उस माल को पहुँचाने के लिए या फलों को या सब्जियों को पहुँचाने के लिए उनके पास ऐसे ट्रक होते हैं, प्रसिद्ध ट्रक होते हैं, रेफ्रिजरेटर युक्त ट्रक होते हैं, जिससे कि वह माल ख़राब न हो। तो ये ट्रक फार्मिंग कृषि होती है बच्चों। दूसरी है ग्रीन हाउस फार्मिंग कृषि। ग्रीन हाउस फार्मिंग कृषि का मतलब होता है बच्चों कि ऐसा क्लाइमेट तैयार कर दिया जाता है। 1.5 बीघा जो है आपने देखा होगा बहुत सी जगह स्टील के वो बड़े बड़े एल्यूमिनियम के वो एक पूरा घर बना दिया जाता है ग्रीन फार्मिंग हाउस कृषि का लिए, और उसमें ऐसा क्लाइमेट तैयार किया जाता है कि जिससे कि जो बेमौसम जो फसल है, जैसे कि मान लीजिए भिंडी गर्मी में आती है, फिर भी सर्दी में भी भिंडी हो जाती है। इसके अलावा है पुष्प कृषि की जाती है, उस फूलों की खेती की जाती है। पादप नर्सरी, पादपों को विकास करने के लिए नर्सरी का विकास किया जाता है। और व्यापारिक फल उद्यान, और व्यापार के लिए फल उद्यान फल लगाए जाते हैं। तो ये बच्चों आगे हम देखते हैं बच्चों जैविक कृषि। जैविक कृषि, तो देखिए बच्चों जैविक कृषि में होती है, ये जो जैविक कृषि होती है बच्चों, तो जैविक इसमें क्या होता है कि इसमें पूरी तरह से वर्मी कंपोस्ट खाद, जैविक खाद, केचुए की खाद, गोबर की खाद, इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा और रासायनिक खाद इसमें नहीं डाला जाता। और ये पूरी तरह से जीव जंतु के मल से सड़ाकर गलाकर उससे ही इस कृषि का विकास किया जाता है। तो ये जैविक कृषि है और ये स्वास्थ्य के लिए अच्छी भी है। इसमें कोई रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया जाता, कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता। उत्पादन भले कम हो परंतु ये लंबे टाइम तक उत्पादन देने वाली कृषि है। तो एक बार देख लेते हैं जैविक खाद, जो परंपरागत तरीक़ों से की जाने वाली कृषि को जैविक कृषि कहते हैं। यानी जैविक खाद और परंपरागत तरीके, यानी कि जो आदि मानव के द्वारा जो कृषि की जैविक खाद और परंपरागत तरीक़ों से की जाने वाली कृषि को जैविक कृषि कहते हैं। जैविक कृषि पर्यावरण अनुकूल कृषि है। जैविक कृषि कैसी है? पर्यावरण के अनुकूल कृषि, क्योंकि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती, जो मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाती है। यानी कि जैविक खाद डाला जाता है, जो पशुओं के गोबर का खाद डाला जाता है, उससे कि मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है वो बच्चों बढ़ती है, जो मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाती है। इसमें रसायनों का उपयोग बिल्कुल भी नहीं होता, कम लागत में गुणवत्तापूर्ण उत्पादन होता है। जैविक कृषि में रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों आदि के स्थान पर गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद, जैविक खाद और जैविक कीटनाशकों जैसे साधनों से खेती की जाती है। यानी कि जैविक कीटनाशकों को अपनाया जाता है और उससे खेती की जाती है। जैविक कृषि का मूल उद्देश्य तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए मृदा संरक्षण की प्रक्रिया अपनाकर जैविक विधियों से कीट और रोगों पर नियंत्रण रखते हुए
दलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ाना है ताकि लोगों को सुरक्षित स्वास्थ्यवर्धक कृषि उत्पाद प्राप्त हो सके। पर्यावरण और जीवन के लिए उपयोगी होने के कारण इसे प्राकृतिक कृषि भी कहते हैं। सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती करने वाला राज्य है जो 18 जनवरी 2016 को बना था। महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, उत्तर प्रदेश जैविक कृषि करने वाले राज्य हैं। तो यहाँ पर भी ये प्रक्रिया चल रही है। तो सिक्किम ऐसा राज्य है जहाँ पर जैविक कृषि करने वाला पहला राज्य है जो 18 जनवरी 2016 को बना था। यहाँ पर पूरी तरह से जैविक कृषि की जाती है। और महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, उत्तर प्रदेश यहाँ पर भी कृषि करने वाले राज्य हैं। तो देखिए वो जो देख लिया आपने कि खेत जैविक खाद और परंपरागत तरीकों से की जाने वाली कृषि को जैविक कृषि कहते हैं। इसके अलावा जैविक कृषि पर्यावरण के लिए नुकसान नहीं पहुंचाती है, पर्यावरण के अनुकूल है कृषि है, मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ाती है, इसमें रासायनिकों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता। तो ये आगे अब जैविक कृषि और रासायनिक कृषि में अंतर। तो बच्चों जैविक कृषि और रासायनिक कृषि में अंतर ये है, ये अंतर आता है बहुत सी बार, पिछले साल भी आया था। तो जैविक खाद और परंपरागत तरीक़ों से की जाने वाली कृषि को जैविक कृषि कहते हैं। जैविक खाद और परंपरागत तरीक़ों से की जाने वाली कृषि को जैविक कृषि कहते हैं। जबकि रासायनिक खाद और कीटनाशकों दवाओं का प्रयोग की जाने वाली कृषि को रासायनिक कृषि कहते हैं। देखिए बच्चों इसमें तो जैविक खाद यानी पशुओं की खाद, हरी खाद, इधर से केंचुए की खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद, ये जितने भी खाद हैं जैविक तरीके से जो खाद बनाई जाती है, जैविक जीव जंतुओं की खाद का उपयोग किया जाता है। रासायनिक जो तो जैविक कृषि कहते हैं, इसमें जैविक कृषि में जैविक खाद का ही प्रयोग किया जाता है बच्चों। रासायनिक कृषि में रासायनिक खाद है, नाइट्रोजन, अमोनिया, सल्फेट, इनके सब का प्रयोग किया जाता है, फास्फोरस का। तो रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से की जाने वाली कृषि को रासायनिक कृषि कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, DAP है, इनका छिड़काव होता है। जबकि इसमें जैव पदार्थों द्वारा निर्मित खाद का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जीव जंतु के द्वारा जो निर्मित खाद है, सड़े गले हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें रासायनिक खाद का पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल है, यानी कि रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए क्या है, प्रतिकूल है, मानव को और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली है, वो उसका प्रयोग किया जाता है। जैविक कृषि में मानव श्रम अधिक लगता है। जैविक कृषि में देखिए बच्चों मानव श्रम अधिक लगता है क्योंकि मानव के द्वारा खाद तैयार की जाती है, तो मानव श्रम अधिक लगता है। जबकि रासायनिक कृषि मानव श्रम के स्थान पर मशीनों का अधिक प्रयोग होता है। सब छिड़काव मशीनों से होता है, रासायनिक खाद का छिड़काव मशीनों से होता है। जबकि जैविक खाद को हम जो मानव के द्वारा ही छिड़काव किया जाता है। जैविक खाद भूमि के उपजाऊपन को बढ़ाने में सहायक होती है। अब देखिए जैविक खाद भूमि के उपजाऊपन को बढ़ाने में सहायक होता है। तो जैविक कृषि में जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है जिससे कि भूमि का उपजाऊपन बढ़ता है। रासायनिक खाद से भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है। देखो एक समय तक तो आपको अच्छा उत्पादन देगी, परंतु धीरे धीरे क्या है उसकी जो उत्पादन क्षमता है, जो उर्वरा शक्ति है जो ज़मीन की, वो धीरे धीरे घट जाएगी। तो ये रासायनिक। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, जैविक कृषि से उत्पादित खाद्यान्नों के उपयोग से मनुष्य के स्वास्थ्य अनुकूल प्रभाव पड़ता है। तो जैविक कृषि से जैविक कृषि से जो खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है, जो भी फसलें उत्पादित हो रही है जैविक खाद से, जैविक कृषि से, उससे क्या होता है मनुष्य के स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि वो मनुष्य के अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है, मनुष्य स्वस्थ है, अच्छा है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है। परंतु रासायनिक कृषि से उत्पन्न खाद्यान्नों के मानव से उपयोग से मानव और जीवों में अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है। तो रासायनिक कृषि जो है वह मानव के लिए, पर्यावरण के लिए खतरनाक है, इससे कि बहुत सारी बीमारियां हो रही है बच्चों। इसके अलावा जैविक खाद में कंपोस्ट, गोमूत्र, वर्मी कंपोस्ट, पेड़ पौधों के सड़े गले पदार्थ आदि सम्मिलित हैं। जबकि रासायनिक खादों में फास्फेट, नाइट्रोजन, अमोनिया आदि प्रमुख हैं। तो ये आपका ये हो गया बच्चों। अब देखिए बच्चों इसके अलावा हम इसमें और भी चीज़ें हैं जैविक कृषि के अलावा। तो ये बच्चों ये आपके मैंने बताया था कि आप एक खरीफ की फसल और रबी की फसल, तो भारत में कृषि ऋतु के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद फसलें। तो जो जून से सितंबर है, यानी कि जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है।
तो ये इसमें जो अंतर्गत जो फसलें आती है, चावल है, कपास है, बाजरा है, मक्का है, ज्वार, बाजरा, ज्वार, तो ये बाजरा और तूर, ये सारे, तो ये जो है खरीफ की फसल के अंतर्गत। तो भारतीय कृषि को ऋतु के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद फसलें। मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो ये जो है खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है, जून और जुलाई में के मध्य बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इसके अंतर्गत आने वाली फसलें हैं बच्चों जो उत्तर भारत के राज्यों में की जाती है, उत्तर भारत में होती है। इसके अंतर्गत आने वाले उत्तर और दक्षिण भारत दोनों की बात करेंगे तो इससे आपको सुविधा रहेगी। चावल खरीफ की फसलें, कपास खरीफ की फसलें, बाजरा खरीफ की फसलें, मक्का, ज्वार, बाजरा और तूर, ये सब खरीफ की फसलें जो उत्तर भारत में बोई जाती है। अगर हम खरीफ की फसल दक्षिण भारत में बोई जाती है, चावल, मक्का, रागी, ज्वार तथा मूंगफली, ये दक्षिणी भारत में बोई जाती है। तो हम देखेंगे भाई जो खरीफ के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं। चावल है, कपास है, बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, अरहर है, रागी है, मूंगफली है, तो ये सारी खरीफ की फसल। अब देखिए रबी की फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो देखिए बच्चों, गेहूँ है, चना है, तुरई है, सरसों है, जौ है, चावल एक किस्म शीत ऋतु की भी है चावल की। तो चावल, मक्का है, रागी है, मूंगफली है, क्योंकि ये भारत की जलवायु ऐसी है कि यहाँ पर उत्तर भारत में जो फसल होती है वो दक्षिण भारत में भी कर सकते हैं, क्योंकि जलवायु 2 तरह की जलवायु पाई जाती है, शीतोष्ण और उष्ण, 2 तरह की पाई जाती है भारत में। तो ये रबी की फसल है जो कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ले। गेहूँ, चना, तुरई, सरसों, जौ, चावल भी शीतकालीन चावल की बात हो रही है, शीतकालीन मक्का, शीतकालीन रागी, मूंगफली। अब जायद फसलें अब तो अप्रैल मार्च अप्रैल में बोई जाती है, जून जुलाई में काट ली जाती है। तो वनस्पति हैं, सब्जियाँ हैं, फल हैं, चारे की फसलें जिसमें ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, इन सब चीज़ों को मध्य में आती हैं। इसके अलावा अब देखिए बच्चों, जो एक तो है खाद्यान्न फसलें, हम देखेंगे खाद्यान्न फसलें, और एक है ये तो क्या आपके फूड, और एक खाद्यान्न फसलें हो गई। उसके बाद में है बच्चों बागानी फसलें, फिर नकदी फसलें, फिर तो देखिए बच्चों, हम देखेंगे खाद्यान्न फसलों के बारे में। तो बच्चों खाद्यान्न फसलें में देखो उपयोग के आधार पर फसलों को खाद्यान्न फसलें, इसके अलावा हैं बागानी फसलें, नकदी फसलें और रेशेदार फसलें के रूप में बांटा गया है। तो देखिए खाद्यान्न फसलें में चावल है, गेहूँ है, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, दालें, ये सब खाद्यान्न फसल के अंतर्गत आती हैं। ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, चावल है, गेहूँ है, ये खाद्यान्न फसल के अंतर्गत आती है। इसके बाद में बागानी फसलें में बागान, जिनके बाग होते हैं, चाय है, कहवा है, रबर है, सिलकोना है, तंबाकू हैं, ये सब बागानी फसलें बच्चों। इसके बाद में नकदी फसलें, जिनसे नगद मुद्रा अर्जित होती है। तो नकदी जिनका व्यापार होता है, गन्ना है, तिलहन है, सरसों है, सोयाबीन है, राई है, तो ये है नकदी फसलें। गन्ना, सरसों, कपास, राई, ये सब नकदी फसलें हैं। अब इसके बाद में रेशेदार जो हैं, तो कपास, जूट, रेशेदार में भी आती है कपास और जूट, तो ये फसलें बच्चों। अब आगे हम देखते हैं, क्योंकि इंग्लिश में मैं ये हो गया सारा आपके। अब भारत की मुख्य कृषि फसलें, भारत की मुख्य कृषि फसलें हैं, तो हम देखते हैं इसको। तो चावल है, सबसे पहले चावल। तो चावल बच्चों, तो देखिए ये भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है चावल।
ये भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है चावल, और ये इसकी 3 किस्में हैं, अमनोस बोरो, इसकी 3 किस्में हैं, और ये शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन और चावल की फसलें भी हैं। तो इसकी 3 फसलें बोई जाती हैं बच्चों। तो हम देखें चावल भारत की सबसे प्रमुख खाद्य फसल है, और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो आपका जवाब होगा चावल, क्योंकि यहाँ की 65% जनसंख्या क्या खाती है? चावल खाती है। क्या खाती है? चावल खाती है। तो चावल भारत की सबसे प्रमुख खाद्य फसल है। भारत के पूर्वी दक्षिणी भागों के लोगों की ये मुख्य खाद्य फसल है। चावल का मूल स्थान भारत है। ये उष्णकटिबंधीय खरीफ की फसल है। ये उष्णकटिबंधीय खरीफ की फसल है। कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। भारत चीन के बाद में दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। भारत चीन के बाद में दूसरा बड़ा चावल उत्पादक देश है। तो देखिए बच्चों, वे भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। पूर्वी और दक्षिणी भागों में इसका भागों के लोग मुख्य रूप से खाद्य फसल हैं, यानी कि पूर्वी और दक्षिणी भारत के लोग मच्छी चावल खाते हैं। तो ये उनकी खाद्य फसल है। चावल का मूल स्थान भारत ही है। सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के साक्ष्य मिले हैं। ये उष्णकटिबंधीय खरीफ की फसल है। भारत चीन के बाद में दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन चीन में होता है और दूसरा भारत है। अब देखते हैं बच्चों, चावल के लिए भौगोलिक दशाएँ क्या क्या आवश्यकता है चावल के लिए। तो वो देखिए, अगर हम चावल की बात करें तो इसका तापमान, तो जहाँ उच्च तापमान जहाँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, इनमें बोना, उगाना, काटना, यानी कि 18 से लेके 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। जहाँ पर यही तापमान होता है, जहाँ पर 19 सेंटीग्रेड से लेके 25 डिग्री सेंटीग्रेड 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। तो इसको तापमान की ज़रूरत होती है 19 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री या 25 डिग्री लगभग तापमान, जहाँ बोना, उगाना, काटना, ये बोने के लिए, उगाने के लिए, काटने के लिए। तो ये जो जहाँ पर तापमान होता है तो वहाँ पर चावल के लिए भौगोलिक दिशा अच्छी है। अब दूसरा है वर्षा। जहाँ 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तथा 75 दिन तक खेत को जल द्वारा पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए। जहाँ 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है या उससे कम होती है, वहाँ सिंचाई के द्वारा चावल किया जाता है। परंतु जहाँ 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ पर चावल पर्याप्त रूप से किया जाता है, और इसके लिए 75 दिन तक खेत को जल से पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए। अगर मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मृदा इसके उगाने के लिए सबसे अच्छी होती है। और चावल की किस्म देखें तो असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में धान की 3 फसलें हैं। औस, अमन, बोरो बोई जाती है, और इसमें अमन किस्म सर्वाधिक पैदावार होती है। ये जो असम है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, इनमें धान की 3 फसलें बोई जाती है, औस, अमन, बोरो। तो ये इनमें अमन किस्म सर्वाधिक पैदावार होती है। नेक्स्ट अगर देखते हैं उत्पादक क्षेत्र, तो उत्पादक क्षेत्र की बात करते हैं बच्चों, तो चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश, बिहार में की जाती है। तो देखिए, ये जो है गंगा यमुना का मैदान है, जलोढ़ मिट्टी है, जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, जहाँ पर 19 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है, जहाँ 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो वहाँ पर चावल की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। तो उन राज्यों में हम देखेंगे असम है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है, महाराष्ट्र है, विशेषकर कोंकण का तटीय क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश है, बिहार में की जाती हैं। तो ये राज्य हैं जहाँ पर चावल की खेती की जाती है। चावल उत्पादक क्षेत्र में के अनुसार राज्यों का क्रम, एक यदि हम राज्यों का क्रम देखें तो सबसे बहुत ज़्यादा चावल पश्चिम बंगाल सर्वाधिक, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है। फिर उसके बाद में पंजाब, दूसरे नंबर पर पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश, यूपी, फिर आंध्र प्रदेश प्रमुख है। तो पश्चिम बंगाल में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर गंगा यमुना का मैदान है। तो पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में
जनसंख्या का दबाव भी ज़्यादा है, तो इसलिए तो यहाँ तो 3-3 किस्में बोई जाती है चावल की, 3-3 बार लिया जाता है चावल। तो पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश प्रमुख है। प्रति हेक्टेयर की उत्पादन की दृष्टि से पंजाब प्रथम स्थान पर है। तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल बोया जाता है। और उत्पादन की बात करते हैं बच्चों, तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से पंजाब प्रथम स्थान पर है। छत्तीसगढ़ की मैदानी भाग को चावल का कटोरा भी कहा जाता है, यानी कि छत्तीसगढ़ की मैदानी भाग है, चावल का कटोरा किसे कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ को, या खाद्यान्न का कटोरा किसे कहते हैं, छत्तीसगढ़ को। तो छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग को चावल का कटोरा कहा जाता है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में स्थित है। तमिलनाडु का तंजावुर जिला चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका चावल हो गया बच्चों। प्रमुख भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। और दूसरी बात करें उष्णकटिबंधीय खरीफ की फसल है। और चीन के बाद में दूसरा स्थान उत्पादन की दृष्टि से उत्पादक है। इसको तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड 19 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य जो तापमान है, इसमें इसको बोया जाता है, उगाया जाता है, काटा जाता है। 100 सेंटीमीटर ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर होता है, और जो लोड मर्दा इसके लिए अच्छी है। इसके बाद में इसको असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, विशेषकर तटीय कोकण तटीय क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश, बिहार में इसको बोया जाता है। और छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में स्थित है। तमिलनाडु का तंजावुर जिला चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, गेहूँ भारत की मुख्य चावल के बाद में दूसरी प्रमुख खाद्य फसल है। अब चावल के बाद में, क्योंकि उत्तर भारत में पंजाब है, इधर राजस्थान है, इसके अलावा हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग हैं, हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, जम्मू के लोग हैं, मध्य प्रदेश के लोग हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, उड़ीसा के लोग हैं। तो ये लोग क्या है, गेहूँ भी खाते हैं। तो ये गेहूँ भारत की चावल के बाद में दूसरी प्रमुख खाद्य फसल है। भारत विश्व का 12% चावल उत्पादित करके चीन के बाद में दूसरे स्थान पर है। भारत के कुल बोया गया क्षेत्र के 23% भाग पर गेहूँ बोया जाता है। अब देखिए भौगोलिक आवश्यकता क्या क्या हो सकता है चावल की फसल बोने के लिए। तो इसके लिए तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से और 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उगाने के दौरान, अगर इस फसल के जब बुआई होती है तो बुआई के समय इसमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उगाने के दौरान और 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पकने के समय होना चाहिए। और 100 दिन पाला रहित होना आवश्यक है। तो इसके लिए जो तापमान होना चाहिए बच्चों, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड जब इसकी बुआई की जाती है तब होना चाहिए। और 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड इसका जब ये पकती है कटाई के समय, और 100 दिन पाला रहित होना चाहिए। इसके अलावा वर्षा, अगर हम वर्षा की बात करें तो 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होती है वहाँ पर गेहूँ की खेती अच्छी होती है। और अगर नहीं होती है तो वहाँ सिंचाई के माध्यम से भी गेहूँ की खेती की जा रही है। माउट गेहूँ की कृषि के लिए श्रेष्ठ होती है, यानी कि अगर फरवरी में जैसे पश्चिमी विक्षोभों से माउट पड़ जाती है तो ये इसके लिए गेहूँ की खेती के लिए बहुत अच्छी है। शीत ऋतु में उत्तरी पश्चिमी चक्रवात से होने वाली वर्षा को राजस्थान की सहित उत्तर पूर्वी मैदानी भागों में माउट कहते हैं। यानी शीत ऋतु में यानी दिसंबर जनवरी के बीच में जो पश्चिमी विक्षोभ से भूमध्य सागर से उठने वाला मानसून से होने वाली वर्षा को राजस्थान में माउट कहते हैं। तो माउट गेहूँ की कृषि के लिए बहुत से अच्छी होती है। अगर मिट्टी की बात करें तो उर्वरक मृदा गंगा की मैदान की जलोढ़, लोमी मृदा, दक्कन की काली मिट्टी इसके लिए अच्छी है, यानी कि जलोढ़ का मिट्टी, इसके अलावा लोमी मिट्टी, दक्कन की काली मिट्टी इसके लिए अच्छी मानी जाती है गेहूँ के लिए। अब उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, बिहार है, राजस्थान और मध्य प्रदेश प्रमुख गेहूँ उत्पादक राज्य हैं। तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश सबसे पहले गेहूँ, उत्तर प्रदेश, पंजाब। उत्तर प्रदेश से लेके गंगा यमुना का मैदान है, जलोढ़ मिट्टी है, बहुत सिंचाई की भी पूरी फैसिलिटी है यहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश प्रमुख गेहूँ उत्पादक राज्य हैं। हरित क्रांति सर्वाधिक प्रभावित फसल गेहूँ की है। देखिए बच्चों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था हम खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर थे। 1967 में
खाद्यान्नों में हरित क्रांति आई। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन थे, नॉर्मन बीएस नॉर्मन बोरलॉन्ग, और भारत के जो हरित क्रांति के जनक है एमएस स्वामीनाथन थे, एमएस स्वामीनाथन। तो जब 1967-68 में हरित क्रांति आई तो उन्नत खाद्य बीजों का प्रयोग किया गया, उन्नत उत्पादन करने वाले बीजों का प्रयोग किया गया, जिससे कि आज भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर है। तो हरित क्रांति सर्वाधिक प्रभावित फसल गेहूं की है। भारत में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से सतलज, यमुना, ऊपरी गंगा का मैदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो भारत के कुल गेहूं का 68% उत्पादित करता है। तो भारत में ये राज्य बच्चों उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, बिहार है, राजस्थान, मध्य प्रदेश प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। और हरित क्रांति सर्वाधिक प्रभावित फसल गेहूं की है, यानी सबसे ज़्यादा हरित क्रांति में अगर सबसे ज़्यादा प्रभावित फसल हुई तो हरित क्रांति से गेहूं की होगी। सबसे ज़्यादा उत्पादन गेहूं का बढ़ा। भारत में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से सतलुज, यमुना तथा ऊपरी गंगा का मैदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो भारत के कुल गेहूं का उत्पादन का 68% उत्पत्ति करता है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश। भारत के कुल गेहूं उत्पादन का 28% उत्पादन करके उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। यूपी का गंगा, यमुना तथा गंगा घाघरा दोआब गेहूं कृषि के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो ये जो उत्तर प्रदेश है भारत का कुल देश का है, भारत का 28% गेहूं का उत्पादन करता है। और प्रथम स्थान पर यूपी का गंगा यमुना और गंगा घाघरा दोआब। जो दोआब होता है दो नदियों के बीच की भूमि, दोआब। तो गेहूं की कृषि के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है।